नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक छोटे छोटे से टॉपिक, जैसे कि डिसकॉन्टिन्यूटी, रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इस टाइप के। कल हमने कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ लिया था, आज उसी से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक हैं, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी के क्या क्या कारण हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी, कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है। देखो, कॉन्टिन्यूस हमने किया था कल कि कोई फंक्शन है हमारे पास, उसको हम कब बोलते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए, तब हम फंक्शन को क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस है। वेयर ए जो था वो किससे बिलोंग करना चाहिए था, डोमेन से बिलोंग करना चाहिए था। क्लियर, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब डिसकॉन्टिन्यूटी क्या कहते हैं, या से कि डिसकॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, यानी कि या तो ये कहें कि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आई, या ये दोनों इक्वल थी इसके इक्वल नहीं थी, या ये इनफाइनाइट थी, मतलब कुछ भी हो, अगर बेसिकली हम बात करें कि ये इक्वल ना आए, ये इक्वल ना आए किसी फाइनाइट वैल्यू के, तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। यानी या तो लेफ्ट हैंड ना निकले, या राइट ना निकले, या एफ ऑफ ए ना निकले, कुछ भी नहीं, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, या ये कहें कि बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि रीजन्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, कि कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो रीजन्स पे अगर हम बात करें, देखो सबसे पहला रीजन, सारे रीजन हमें इसी से समझने हैं। ठीक है, पहली बात हम क्या बोलते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तो सही थी, आ गई, दोनों फाइनाइट भी आ गई। ठीक है, बट जो मेरा एफ ऑफ ए था वो निकला ही नहीं मुझसे, एग्जिस्ट ही नहीं किया, वो एफ ऑफ ए था वो एग्जिस्ट नहीं किया, यानी नॉट एग्जिस्ट आ गया। ये दोनों इक्वल थी, फाइनाइट थी, बट एफ ऑफ ए जो था वो एग्जिस्ट नहीं किया। क्लियर, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी ये दो तो इक्वल थी बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आई। एक तो ये केस हो सकता है कि एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये वाली कंडीशन तो सेम रहे, एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट तो कर जाए, एग्जिस्ट तो वो कर जाए, बट इक्वल ना आए। देख, पहले स्टेप में तो हमने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इक्वल आ गई फाइनाइट वैल्यू के, बट जब हम एफ ऑफ ए निकालने लगे वो एग्जिस्ट ही नहीं किया, वो एग्जिस्ट ही नहीं किया। जैसे हमने क्वेश्चन लिया था एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाला, कल क्वेश्चन लिया था, इस पर जब हमने लिमिट लगाई थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं किया था इस टाइप से। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ ए हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। सेकंड केस इन्होंने क्या बनाया कि भाई ये तो सारी टर्म ठीक थी, जो एफ ऑफ ए था वो एग्जिस्ट तो कर गया, लेकिन जो लिमिट की वैल्यू थी वो, और जो मेरे फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। सपोज कि यहाँ से लिमिट की वैल्यू तो क्या आ गई 5, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना, यानी कि नेक्स्ट वाला ये केस है सेकेंड। क्लियर, कि भाई एफ ऑफ ए एग्जिस्ट तो कर गया लेकिन इक्वल नहीं आया लिमिट के। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये दोनों इक्वल ना आए, हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए, ये भी तो रीजन हो सकता है ना। बाकी चीज़ पे तो हम बाद में जाएंगे, अगर यही नहीं आई तो फंक्शन की वैल्यू कुछ आती रही, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये इक्वल नहीं आई, फाइनाइट दोनों थी बट इक्वल नहीं आई। सपोज यही ले लेते कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट 4 आ गई, इक्वल नहीं आई, इट मीन्स एक ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, एक और रीजन हो सकता है कि भाई हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट
या से कि राइट हैंड लिमिट में से कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, नॉट एग्जिस्ट, ये भी तो हो सकता है। एक तो ये कि ये एग्जिस्ट तो कर जाए बट इक्वल ना हो, या ये केस भी तो बन सकता है कि इनमें से एक या ये दोनों की दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, ये दोनों की दोनों क्या ना करें, एग्जिस्ट ही ना करें। तब हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए लेता हूं कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से 1/x, अब ले लीजिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, ये क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो ये वाली भी वो केस बन सकती है, ठीक है। इट मीन्स जो रीजन्स थे वो क्या क्या हो सकते थे, वो ये 4 ही हो सकते थे। या तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट कर जाए बट लिमिट के इक्वल ना आए, या हो सकता है कि ये लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या हुआ कि या तो ये लिमिट इक्वल ना आए या इनकी कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ना करे। चारों केस में से कोई भी एक बन सकता है। यानी ये हमारे पास क्या है, रीजन्स हैं किसके, डिसकंटिन्यूटी के, कि डिसकंटिन्यूटी इन रीजन से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या कहता है कि सबसे पहले टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमारे पास 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी जब हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। एक होगी रिमूवेबल, यानी हम उसको रिमूव करके हम क्या बना सकते हैं, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। और एक होती है हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो है उसके भी 2 टाइप होते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और जो सेकंड टाइप होती है इसी में वो होती है हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? ये 2 हमारे पास टाइप होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। अब ये टाइप्स क्या हैं वो सुनो, देखो अभी अभी हमने 4 डिस्कस की हैं कि 4 रीजन होते हैं हमारे पास डिसकंटिन्यूट होने के। कोई फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूट होता है 4 रीजन से। फर्स्ट रीजन हमने क्या कहा कि एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो तो क्या हो, इक्वल हो, बट जो एफ ऑफ ए था वो मेरा एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जो एफ ऑफ ए है वो एग्जिस्ट तो करे, वो एग्जिस्ट तो करे बट लिमिट के इक्वल ना आए। किसके इक्वल ना आए? लिमिट के इक्वल ना आए। यानी जो ये एफ ऑफ ए वाले केस थे, ये केस ऐसे हैं जिनको मैं रिमूव कर सकता हूं। ये आते हैं मेरे किसके अंदर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। किसके अंदर आते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो जो मैंने फर्स्ट टाइप आपको करवाया है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो ये कैसी टाइप थी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी थी। क्या थी ये? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया, उसकी वैल्यू ही नहीं मिली मुझे। यानी वो फंक्शन नहीं, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, तो वो क्या हो गया, मिस हो गया, यानी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गई। क्लियर? सेकंड क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन होती है ये वाली, यानी पहले तो ये समझो कि रिमूवेबल का नाम आते ही एफ ऑफ ए पे बात जाएगी। फिर उसने बात किया कि मिसिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिस हो गई, यानी एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं की। उसके बाद इसने बोला कि आइसोलेटेड पॉइंट में क्या कहता है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट तो करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि एफ ऑफ ए जो वो एग्जिस्ट तो करेगी, बट जो लिमिट की वैल्यू आई थी, यानी से कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी, उनके इक्वल नहीं आएगी। जब इस टाइप का केस बनता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जो लिमिट की डिसकंटिन्यूटीज थी,
वो किसके अंदर आती हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। किसके अंदर आती हैं वो? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। अब इसमें फर्स्ट क्या था मेरे पास? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और सेकंड क्या है मेरे पास? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सी होती है वो सुनो। देखो, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि फाइनाइट है, नॉन रिमूवेबल है। नॉन रिमूवेबल है तो डेफिनेटली वो किस पे हुई है? लिमिट के ऊपर हुई है। वो डिसकंटिन्यूटी किससे हुई है? लिमिट के ऊपर हुई है। और फाइनाइट टाइप की है, यानी ये क्या कहना चाहता है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो एग्जिस्ट करी गई, मीन्स करती है। राइट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करती है, बट उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही है। एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, बट वैल्यू इक्वल नहीं आई है। यानी दोनों वैल्यू फाइनाइट थी बट इक्वल नहीं आई। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसी डिसकंटिन्यूटी को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी या से कि जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी, क्लियर? इसको जंप डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी बोल देते हैं हम, ठीक है। इसको जंप डिसकंटिन्यूटी क्यों बोला? एक ग्राफ से समझो। देखो कि मान लो कि मेरे पास कोई ग्राफ बना, वो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन आया यहाँ तक और यहाँ पे आ गया, और राइट में जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से बन गया, ठीक है। सपोज करो, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। हम डिसकंटिन्यूटी तो तभी बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड 4 शो कर रहा है, राइट हैंड 5 शो कर रहा है। तो जो ये गैप बना है, ये गैप क्या है? एक जंप टाइप तो है कि यहाँ से यहाँ पे जंप करना था, ठीक है। यानी ये कैसी टाइप है? जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, या इसको बोलते हैं कि जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर गैप को बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी इनके बीच जो गैप आया है, इनके बीच में जो गैप आया है, इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, या से कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब अगर ये केस समझ आ गया तो नेक्स्ट वाला तो अपने आप ही कौन सा बच गया? एक ही तो बच गया। क्या था कि या तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यानी नॉट एग्जिस्ट आ जाए, या राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट आ जाए, नॉट एग्जिस्ट आ जाए, या दोनों ही नॉट एग्जिस्ट आ जाए। तब ये जो लिमिट है, जो ये डिसकंटिन्यूटी है मेरी, ये कैसी हो जाएगी? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्लियर। एक और टाइप की डिसकंटिन्यूटी भी होती है हमारे पास, वो क्या होती है? ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, थर्ड टाइप। नॉन रिमूवेबल के अंदर एक थर्ड टाइप और होती है, डेट इज ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ये ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है वो समझो भाई। जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, और किस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, मानो कि मैंने एफ ऑफ एक्स लिया साइन ऑफ 1/x। एफ ऑफ एक्स क्या लिया? साइन ऑफ 1/x। अगर मैं इस फंक्शन के लिए किस पे चेक करना चाहूँ लिमिट, x इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहूँ, तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी शो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको? ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? ये क्या कहता है कि जो मेरा फंक्शन है उसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी फास्टली चेंज हो कि मैं उसको कैलकुलेट ही ना कर पाऊँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन चेंजेस
so fastly that we can't calculate it. ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि जब इस टाइप का फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट पे चेंजेस दिखाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं उस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। यानी फंक्शन इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या थी? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या टॉपिक है हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट है हमारे पास, लेट कर लेते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और बोथ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो जब मैं इन दोनों फंक्शन को ऐड करता हूं, तो जो मेरा रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या कहा हमने कि एफ एक्स और जी एक्स दो ऐसे फंक्शन है जो कि दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो जो मेरा नया फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम ऐसे ही माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर मैं उनको प्रोडक्ट करता हूँ, यानी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तब भी वो क्या देगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देगा, तब भी वो क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा। और अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, यानी एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स करते हैं, तब भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि जी ऑफ एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो ना बनने पाए। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट ये ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये मेरा फंक्शन जी एक्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसमें एक और कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लूँ तो अब जो मेरा फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। क्लियर? यानी दो कॉन्टिन्यूअस हैं तो उन फंक्शन को चाहे आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, वो क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। क्लियर? नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, केस फर्स्ट था। अब सेकंड केस कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज कर लेते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बट जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। यानी एक फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा क्या आ गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। एक क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या आ गया, डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया। क्लियर? अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो वो क्या शो करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, वो डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। क्लियर? और अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तब भी वो क्या शो करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी ही शो करेंगे। ऐड करेंगे तब भी डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। बट जब मल्टीप्लाई करें से कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर हम करें तो ये श्योर नहीं है कि अब ये कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी डिसकॉन्टिन्यूअस, मे बी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कुछ भी हो सकता है। ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। क्लियर? थर्ड एंड लास्ट केस क्या है हमारे पास,
हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो दो फंक्शन थे दोनों के दोनों मैंने क्या मान लिए, बोथ डिसकंटिन्यूअस मान लिए। दोनों क्या मान लिए मैंने, डिसकंटिन्यूअस मान लिए। क्लियर? अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो क्या होगा, फर्स्ट क्या कहता है भाई कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शन में से, इन दोनों में से यानी एडिशन में से और सब्ट्रैक्शन में से ज़्यादा एट मोस्ट वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी पॉजिटिव और से कि कॉन्टिन्यूस, वन विल बी कॉन्टिन्यूस। ज़्यादा से ज़्यादा एक इनमें से क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है। यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो क्या थे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो टाइप बन गई। एक एडिशन का अलग फंक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन का अलग आएगा। अब इन दोनों फंक्शन में से हो सकता है कि एक जो है वो क्या आ जाए, कॉन्टिन्यूअस आ जाए, बट दोनों एक साथ कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं हो सकते। इसने यही कहा कि एट मोस्ट वन विल बी कॉन्टिन्यूअस, एक जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों डिसकंटिन्यूअस आ जाए, बट कॉन्टिन्यूअस तो मैक्सिमम एक ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। क्लियर? सेकंड जो कंडीशन है वो इसमें भी सेम रहती है, मतलब कि जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी डिसकंटिन्यूअस, कि जो उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। देखो, मानो कि मैंने एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस मानना था यहाँ पे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को मैं एक्स मान लेता हूँ। जी ऑफ एक्स को मैंने कहा कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स को हम मान लेते से 1/x मान लेते हैं। जी ऑफ एक्स को क्या मान लेता हूँ मैं, 1/x, या से कि मैं जी ऑफ एक्स को सिग्नम फंक्शन मान लेता हूँ। अब सिग्नम फंक्शन ध्यान है ना, करवाया था ये मैंने आपको। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, x मोड डिवाइडेड बाय x होता है। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा, इन दोनों की मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और मोड फंक्शन क्या होगा, फिर कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। मोड फंक्शन क्या शो करेगा, कॉन्टिन्यूटी शो कर देगा। क्लियर? यानी ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। डिसकंटिन्यूटी के केस में हम यहाँ पे क्या उठा लेते हैं, 1/x² उठा लेते हैं। सपोज अगर 1/x² उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है, यानी वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन जो मेन चीज़ें वो ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूअस है तो सब चीज़ें कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है मतलब एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दोनों की एडिशन हमेशा क्या बनाएगी, डिसकंटिन्यूअस बनाएगी, या सब्ट्रैक्शन भी क्या बनाएगी, डिसकंटिन्यूअस। अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, दोनों के दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस हैं, तो मेन पॉइंट क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स में से मैक्सिमम एक पॉजिटिव नहीं, मैक्सिमम एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। दोनों डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस तो मैक्सिमम एक ही हो सकता है। क्लियर? ये थी हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज थी किसकी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब ये क्या कहता है, देखो कि जब हम कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहेंगे तो हम कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बजाय क्या देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मेरा जो कंपोजिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक इस टाइप का कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की बजाय हम क्या देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा उन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सब पे तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर? यानी कंपोजिट फंक्शन के केस में हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के बजाय किसको चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। ठीक है,
अब ये कहता है कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस कब कब होता है। क्या कहता है इसमें कि फर्स्ट केस कि ये डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा वो हम चेक करना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है कि उन सभी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर जो मेरा gx है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। उन सब पॉइंट पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां पर मेरा जो gx फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी f ऑफ gx जो कंपोजिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। कहां कहां पर, पहली कंडीशन कि जहां जहां पर मेरा जो gx फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस था वहां पर तो f ऑफ gx श्योरली डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि मैंने gx की वैल्यू निकाली, मैंने gx की वैल्यू निकाली और gx को हमने कहा कि वो c के इक्वल आ रही। मान लिया हमने कि जो gx फंक्शन है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल आ रही है उसकी वैल्यू। तो अब हमें ये चेक करना है कि जब मैं इस जो ये वैल्यू है ये मैं फंक्शन के अंदर रखूंगा तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर क्या मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है। यानी gx की मैंने वैल्यू निकाली c, अब अगर उस c पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, c पे चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यानी ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी शो कर सकता है। क्या कहा मैंने कि पहले तो हम क्या देखेंगे कि gx जो अंदर वाला फंक्शन था वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस था। जहाँ पर gx डिसकंटिन्यूअस था वहाँ पर तो ये कंपोजिट फंक्शन श्योरली डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। फिर हमने देखा कि मान लो कि gx ने डिसकंटिन्यूटी शो नहीं की, उसने क्या शो की, कॉन्टिन्यूटी शो की, तो उसने एक फाइनाइट वैल्यू दी। अब चेक करेंगे कि क्या जो ये फाइनाइट वैल्यू इसने दी है क्या इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो मेरा f ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अगर इस पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू पे ये फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। gx की वैल्यू निकाली, वो फाइनाइट थी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे f ऑफ x क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पे f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हुआ। आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल करवाता हूँ जिससे ये अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, f ऑफ x हमें कोई फंक्शन गिवन है, g ऑफ x हमें कोई फंक्शन गिवन है। क्या कहता है, कमेंट ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ g ऑफ f ऑफ x, कि हमें g ऑफ f ऑफ x जो कंपोजिट फंक्शन है इसकी कॉन्टिन्यूटी पे कमेंट करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट पे हमें इसकी क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर। अब g ऑफ f यानी हम कैसे राइट करेंगे, g f ऑफ x। अभी मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन करवाया, उसके लिए दो कंडीशन बताई। कैसे चेक करेंगे, वो सारे पॉइंट देखेंगे जहां पर मेरा जो f ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। यानी पहले हम किसको देखेंगे, अंदर वाले फंक्शन को, कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अगर f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस आ गया तो पक्का ये क्या होगा, जो g ऑफ f x है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार पहले 0 पे इसी को चेक कर लेते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है, किस पे चेक करेंगे, 0 पे। अब पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यानी पोलिनोमियल फंक्शन के केस में हम सिर्फ वहां पर चेक करते हैं जहां पर मेरा फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अब लेस देन 0 पे ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 पे ये वाला फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर मैं लेस देन 0 पे बात करता तो कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 पे बात करूंगा तब भी कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जब 0 पे बात करेंगे तो 0 पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी होंगी।
अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो जीरो पे वैल्यू क्या आएगी मेरी, क्या है 1 + x³। जैसे ही मैं इसके अंदर जीरो पुट करूँगा वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1। पोलिनोमियल फंक्शन के केस में हम सिर्फ फंक्शन को पिक करते हैं, उसके बाद जो जिस पे हमें चेक करनी होती है लिमिट को वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आ गई, 1। किसकी आई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर राइट हैंड लिमिट निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, x² - 1। 0 पुट करते ही वैल्यू क्या आ गई, -1। क्या आ गई, -1। यानी कि x = 0 पे जो मेरा f(x) फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है वो, डिसकंटिन्यूअस। x = 0 पे f(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर f(x) डिसकंटिन्यूअस हो गया तो g(x) भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। हमने फर्स्ट टाइप यही कहा था कि डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से पॉइंट होंगे, वो पॉइंट जहां पर मेरा f(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 पे f(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर, 0 पे तो कमेंट हो गया। अब बात करते हैं 1 पे। अब 1 पे किसको चेक करेंगे, पहले f(x) को कि क्या f(x) कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम 1 की बात करें, किस पे चेक करें, x = 1। x = 1 के लिए f(x) की वैल्यू ये है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x = 1 पे। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की हम वैल्यू निकालेंगे। उस पर्टिकुलर फंक्शन की हमने वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू क्या आई थी, सपोज c आई थी। क्या इस c पॉइंट पर जो मेरा gx है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर इस पर्टिकुलर c पॉइंट पर, यानी फंक्शन की वैल्यू निकाली मैंने, यानी लिमिट निकाली, वो क्या आई, c आई। अगर इस पर्टिकुलर c पॉइंट के लिए जो gx फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया तो g(f(x) क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे g(x) ने क्या शो कर दी, डिसकंटिन्यूटी शो कर दी, तो ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग f(x) जो कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो f(1) की वैल्यू क्या आ गई, f(1) की वैल्यू जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1 - 1 दैट मीन्स 0। f(1) की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मुझे क्या चेक करना है, इस 0 के लिए gx को चेक करना है कि क्या 0 पॉइंट पे x = 0 पे जो ये gx फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर हम 0 पे चेक करेंगे तो 0 से लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 0 से राइट में अलग फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, पोलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट पुट कर दो। डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगी, -1। क्या आएगी, -1, क्योंकि x की जगह 0 हो गया, -1 की पावर 1/3 क्या आ गई, -1। क्लियर। और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट x की जगह 0 पुट किया, क्या आ गया, 1 की पावर 1/2 दैट मीन्स 1। राइट हैंड क्या आ गई, 1। यानी f(1) पे जो पॉइंट आई, जो वैल्यू आई, उस वैल्यू पे gx क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी। क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी। यानी जो g(f(x) फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज से क्या क्लियर हुआ कि जो gx फंक्शन है वो एट x = 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज कि जो g(f(x) है वो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ, कैसे किया हमने फंक्शन को चेक करना था कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कंपोजिट फंक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंदर वाले फंक्शन की, कि अंदर वाला फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अगर उस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया तो g(x) जो कंपोजिट फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, आगे हमें चेक ही नहीं करना।
अगर मान लो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अंदर वाला फंक्शन है वो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, डेट इज मान लो कि वो क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू c देगा। फिर हम क्या चेक करेंगे कि इस c पॉइंट के लिए जो बाहर वाला फंक्शन है कौन है, gx, इस c पॉइंट के लिए जो बाहर वाला फंक्शन है क्या वो भी कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, बाहर वाला फंक्शन भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो जो मेरा g ऑफ f ऑफ x है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। क्लियर हुआ, क्या बन जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। आज की कहानी इसी एग्जाम्पल के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे किस पे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरवल का हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएगा। आज जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेस बनाने के लिए था, ठीक है। अब जो कल क्वेश्चंस, जो कल टॉपिक करेंगे उससे आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, तो क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, बाकी मिलते हैं कल।